What's up guys, so I'm back again with the second part of this video, that is the historiography development in the West. तो फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने देखा था कि हाउ द ट्रेडिशनल राइटिंग ऑफ द हिस्ट्री हैज़ बिगन, किस तरीके से हिस्टोग्राफी की बिगिनिंग हुई है। हिस्टोग्राफी में किस तरीके से एम्पेरिकल मेथड्स फॉलो नहीं होते हिस्टोग्राफी के अंदर, किस तरीके से हिस्ट्री की जो रिसर्च है वो फिजिकल रिसर्च, फिजिकल साइंस की रिसर्च या लॉजिकल नेचुरल साइंस की रिसर्च से वैरी करती है। ये सारी चीज़ों को हमने स्टडी किया था। वी ऑल्सो स्टडीड अबाउट व्हाट आर द स्टेप्स वी नीड टू कैरी आउट और वी नीड टू फॉलो वेल कैरिंग आउट द रिसर्च इन द हिस्टोरिकल फील्ड। हिस्टोरिकल फील्ड के अंदर रिसर्च करने क्या क्या चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ती है, किस तरीके से एक सीक्वेंस को हमें फॉलो करना है, ये सारी चीज़ों को हमने स्टडी किया था। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस वीडियो, दैट इज हाउ यू कैन say various disciplines of history, how it came to exist. Was the writing of the historiography was there in the ancient period of time. All this thing we are going to study in this video, so let us begin with the video. So now, methods of various disciplines are useful in historical research. For example, archaeology, archival science, manuscriptology, epigraphy, that is study of inscription, analysis of lettering style, linguistic, numismatics, study of coins, genealogy, study of lineage, etc. तो देखिए यहाँ पर बहुत सारा इंपॉर्टेंट चीज़ मेंशन किया हुआ है कि वेन एवर यू आर कैरिंग आउट एनी काइंड ऑफ द रिसर्च इन हिस्ट्री, आप कभी भी जब रिसर्च कैरी आउट करते हो हिस्ट्री के अंदर, सो ऐसा नहीं कि आपको एक चीज़ की नॉलेज है, आपको रीडिंग की नॉलेज है, आपको स्क्रिप्टोलॉजी की नॉलेज है, मैन्युस्क्रिप्टोलॉजी की नॉलेज है, बस काम खत्म हो गया रिसर्च। नहीं, इट रिक्वायर्ड अ ह्यूज सेंस और यू कैन से द ग्रुप ऑफ टीम लगती है कोई भी रिसर्च करने के लिए। एक सिंगल बंदा अकेले सारी चीज़ों को कैरी आउट नहीं कर सकता, तो उनके साथ एक टीम होती है और उस टीम को किस किस चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आर्कियोलॉजिकल नॉलेज। आर्कियोलॉजी अब क्या होता है, टू डिग आउट एनीथिंग, टू डिग आउट एनी रेलेवेंस डॉक्यूमेंट बाय डिगिंग आउट, मतलब वो खोद के ज़मीन से खोद के कोई भी रेलेवेंट डॉक्यूमेंट को निकालना, इसको हम आर्कियोलॉजी का टास्क कहते हैं। आर्किवल साइंस, आर्किवल साइंस मतलब एक यू कैन से स्टोर रूम होता है जहाँ पर उसके रिलेटेड बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स रखे जाते हैं, उससे कंपैरिजन किया जाता है। देन मैन्युस्क्रिप्टोलॉजी, अब कोई भी आपको जैसे ताड़पत्र मिला या मैन्युस्क्रिप्ट मिला तो उस मैन्युस्क्रिप्ट को पढ़ने आना चाहिए। द पर्सन हु इज़ वेरी मच एक्सपर्ट इन मैन्युस्क्रिप्टोलॉजी, दैट इज नोन एज मैन्युस्क्रिप्टोलॉजिस्ट। उसके बाद ईपीग्राफी। अब ईपीग्राफी क्या होता है, स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टेल यू इंस्क्रिप्शन होता क्या है। किसी भी चीज़ पर, कोई भी चीज़ पर जब आप कोई चीज़ मतलब उसको पॉइंटेड ऑब्जेक्ट से आप उस चीज़ पे किसी भी चीज़ पे लिखते हो उसको हम इंस्क्रिप्शन कहते हैं। जैसे कॉइन इंस्क्रिप्शन होता है, आपका वॉल इंस्क्रिप्शन होता है, पिलर इंस्क्रिप्शन होता है, वहाँ पर चीज़ें लिखी हुई थी तो आप अगर आप फील करोगे तो बहुत ही रफ ऐसा दिखाई देता है। ऐसा सिंपल नहीं कि उन्होंने पेंसिल, पहले ज़माने में पेंसिल नहीं हुआ करती थी कि पेंसिल से डायरेक्टली लिख देते थे, नहीं, तो आप फील कर सकते हो वो इंस्क्रिप्शन होता है। तो वो एपिग्राफी उसको कहते हैं, द पर्सन हु स्टडी अबाउट इट, वो इंस्क्रिप्शन की नॉलेज होनी चाहिए आपको। एनालिसिस ऑफ लेटरिंग स्टाइल, आपको लेटरिंग स्टाइल पता होना चाहिए, कौन सी लेटरिंग स्टाइल में वो लिख रहा है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। लिंग्विस्टिक बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि कौन सी भाषा में लिखा होगा, अगर वो भाषा ही आपको नहीं समझ रही है तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। जैसे कि आप सबसे बेस्ट एग्जांपल देख सकते हैं, हड़प्पन सिविलाइजेशन, आज भी जो उसकी स्क्रिप्ट है, आज भी जो उसकी यू कैन से स्क्रिप्शन है, जो लैंग्वेज है, वो अभी तक पूरी तरीके से सामने नहीं आ पाई है, किसी ने उसको ढूंढा नहीं है, कोई उसको समझ नहीं पाया। सो दैट्स वाई आज भी जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है उसकी जो सीक्रेट्स हैं आज भी सीक्रेट्स ही हैं, क्योंकि जब तक हम उसके स्क्रिप्ट को नहीं पढ़ पाते हैं तब तक हमें नहीं समझेगा वो सारी क्या चीज़ें लिखी हुई हैं। तो इन द सेम मैनर यू मस्ट हैव द नॉलेज ऑफ लैंग्वेज, कौन सी लैंग्वेज में क्या चीज़ लिखी हुई है। न्यूमिस्मैटिक्स या स्टडी ऑफ कॉइन, बहुत बार जब आप आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस को ढूंढते हो या जब आपको आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस मिलते हैं तो उसके अंदर कॉइन्स मिलते हैं। अब कॉइन से आप क्या पता कर सकते हो, कॉइन से बहुत सारी चीज़ें पता हो सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई कॉइन मिला है वो बाबर के टाइम का है या मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम का है या दिल्ली सल्तनत के टाइम का है, तो ये आपको कैसे पता चलेगा, जब तक आपको कॉइन्स के बारे में नॉलेज होगी नहीं, जब तक कॉइन्स के बारे में आपको नॉलेज नहीं है तब तक आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि किस ज़माने का कॉइन है, कौन से पीरियड का कॉइन है। ये सारी चीज़ों के लिए आपको पहले समझना होगा कि आपको पहले मतलब न्यूमिस्मैटिक की नॉलेज होनी चाहिए, आपको कॉइन्स की आपके पास नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप ये सारी चीज़ें परफॉर्म कर सकते हो। तो कॉइन्स ना कहीं हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। इन द सेम मैनर जीनियोलॉजी या जीन, अब मतलब कौन से जनरेशन से बिलोंग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा जीनोलॉजी, जीन्स की जो स्टडी होती है, कौन से वंशज है, किसके वंशज है, किसके स्योन है, ये सारी चीज़ें हम स्टडी करते हैं जीनियोलॉजी के अंदर। सो दिस आर द पर्टिकुलर थिंग विच यू नीड टू रिक्वायर व्हेन कैरिंग आउट द रिसर्च इन एनी पर्टिकुलर रिलेटेड फील्ड ऑफ हिस्ट्री। जब आपको हिस्ट्री का रिसर्च करना है तो ये सारी चीज़ों की आपको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है।
किसी भी रिसर्च को कैरी आउट करने के लिए। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट होता है। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द ट्रेडिशन ऑफ हिस्टोग्राफी। अभी हिस्टोग्राफी की जो ट्रेडिशन है कब से चली आ रही है, क्या ये रिसेंट पीरियड में शुरू हुआ है, क्या ये एंशिएंट पीरियड से ही चलती आ रही है, सारी चीज़ों को हम इसके अंदर स्टडी करने वाले। सो लेट्स बिगिन नाउ। We have learnt about historical research method critically examining the historical sources and writing the historical narrative। तो आपको एक बात तो पता चल गई होगी कि हिस्टोरिकल रिसर्च क्या होता है। हिस्टोरिकल रिसर्च ये होता है कि पहले किसी भी फील्ड के अंदर रिसर्च करने से पहले उसको क्रिटिकली स्क्रूटनाइज किया जाता है, अच्छे से एनालाइज किया जाता है कि डॉक्यूमेंट जो है रेलिवेंट है या नहीं है। उसके बाद एनालिसिस करने के बाद आप उसकी राइटिंग करते हो, आप उसको लिखते हो। तो ये तो हो गए मॉडर्न हिस्टोग्राफी, ये मॉडर्न हिस्टोग्राफी हो गया। इस तरीके से सारी चीज़ें चलती है, आप रेलिवेंट क्वेश्चन पूछते हो, आप हाइपोथेसिस क्रिएट करते हो, ये सारी चीज़ें। लेकिन तो देखो यहाँ पर क्या क्या है, द राइटिंग ऑफ क्रिटिकल हिस्टोरिकल नरेटिव इज नोन एज हिस्टोग्राफी। तो जो हिस्टोरिकल नरेटिव को आप लिखते हो ना, और द प्रोसेस विच इज कैरिड आउट इन ऑर्डर टू राइट द हिस्ट्री, दैट इज नोन एज हिस्टोग्राफी एज आई मेंशन अर्लियर। उसी को हम क्या कहते हैं, हिस्टोग्राफी कहते हैं। एंड अ स्कॉलर हु राइट्स सच नरेटिव इज नोन एज एन हिस्टोरियन। या और जो स्कॉलर, जो पर्सन वो हिस्टोग्राफी के राइटिंग को परफॉर्म करता है, उसे हम क्या कहते हैं, हिस्टोरियन कहते हैं। ओके नेक्स्ट, द हिस्टोरियंस कैन नॉट इंक्लूड एवरी पास्ट इवेंट इन हिज नरेटिव। सही बात है, मतलब जब आप हिस्ट्री को लिखते हो तो हर एक पॉइंट को आप मेंशन नहीं कर सकते हो ना। जैसा कि अगर फॉर एग्जांपल आप बाबर के बारे में लिख रहे हो, आप अगर अशोक सम्राट के बारे में लिख रहे हो, तो आप हर एक चीज़ को मेंशन करोगे, क्या क्या अशोक सम्राट कब उठते थे, कब वो खाते थे, क्या खाते थे, एक दिन उन्होंने क्या किया, दूसरे दिन उन्होंने क्या, ये सारी चीज़ आप नहीं कैरी आउट कर सकते हो। तो कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को ही हम अपने नरेटिव्स के अंदर फॉलो करते हैं। The inclusion and interpretation of historical event by the historian often depends on the conceptual framework adopted by him। या और कहीं ना कहीं ये हिस्टोरियन के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से, किस माइंडसेट से हिस्ट्री को लिखना चाहता है, वो सामने वाले बंदे के बारे में क्या लिखना चाहते हैं, वो उसके माइंडसेट पर डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा बहुत सारे राइटर्स होते हैं, अगर एक जगह एक बुक के अंदर बहुत बार गांधी जी को प्रेस किया जाता है, तो किसी बुक के अंदर गांधी जी को क्रिटिसाइज भी किया जाता है, किसी बुक के अंदर उनके एक्स्ट्राऑर्डिनरी वेलर को, उनके एक्स्ट्राऑर्डिनरी डीड्स को सराहा जाता है, तो कहीं ना कहीं उनके बारे में तंज भी कसे जाते हैं। तो ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये सामने वाले जो राइटर है, जो नरेटर है, उसके ऊपर ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं कि वो किस टाइप से क्या लिखना चाहता है सामने वाले के बारे में। सो इट टोटली डिपेंड अपॉन द फ्रेमवर्क ऑफ द पर्सन हु इज राइटिंग द हिस्ट्री। ओके नेक्स्ट, हिज स्टाइल ऑफ राइटिंग इज डिटरमाइंड बाय द कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क। या और उसकी स्टाइल ऑफ राइटिंग भी कहीं ना कहीं उसके माइंडसेट के ऊपर डिपेंड करती है कि वो क्या लिखना चाहता है। तो दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट एंड डिपेंडेंट अपॉन द हिस्टोरियन हु राइट्स दैट पर्टिकुलर हिस्ट्री। द ट्रेडिशन ऑफ राइटिंग हिस्टोरिकल नरेटिव दैट इज हिस्टोग्राफी। जैसे कि अभी मैंने बताया कि हिस्ट्री लिखने की जो प्रक्रिया होती है उसे ही हम क्या कहते हैं, हिस्टोग्राफी कहते हैं। वॉज नॉट प्रेवलेंट इन द एंशिएंट सोसाइटीज ऑफ द वर्ल्ड। हाँ, ये बात सही है। हिस्टोग्राफी का जो कंसेप्ट है एंशिएंट सोसाइटीज़ के अंदर फॉलो नहीं होता था। फॉलो नहीं होता था इन द सेंस, मतलब क्या, मतलब पहले हिस्ट्री नहीं थी, पहले के लोग क्या हिस्ट्री के बारे में सोचते नहीं थे, ऐसा नहीं है। हिस्टोग्राफी फॉलो ना होने का, अब यहाँ पर हिस्टोग्राफी का मतलब हमने क्या देखा, राइटिंग ऑफ हिस्ट्री। तो पहले उनके पास वो जिस तरीके से आज हमारे पास मॉडर्न प्रिंटर्स हैं, जॉनस गुटेनबर्ग ने जब से प्रिंटिंग प्रेस का इन्वेंशन किया था, तब से हम बहुत ही यू कैन से खुशनसीब है जो हमारे पास प्रिंटिंग मशीन है, हमारे पास पेन है, पेपर है। पहले ज़माने में नहीं हुआ करती थी ये सारी चीज़ें, इतनी सारी साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं थी। तो हिस्टोग्राफी जो कहीं ना कहीं था एक लिमिटेड एक्सटेंट में था, या एक तरीके से बोलिए ना के बराबर था हिस्टोग्राफी एंशिएंट पीरियड ऑफ टाइम में। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हिस्टोग्राफी के अंदर या हिस्ट्री के अंदर बिल्कुल भी हमारे एंसेस्टर जो है इंटरेस्ट नहीं लेते थे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। However, that does not means that they were not aware of the historical time or were not eager to know about it। सही बात है, इसका मतलब ये नहीं होता कि उनको हिस्ट्री के बारे में कुछ नॉलेज नहीं थी, वो ईगर नहीं थे जानने के लिए हिस्ट्री को, या वो ये नहीं चाहते थे कि हमारे आने वाली जो जनरेशन है वो हिस्ट्री को स्टडी करे। दिस वॉज नॉट लाइक दैट। वो भी चाहते थे, बट उनके पास उस टाइम जो थे वो इक्विपमेंट्स अवेलेबल नहीं थे, जिसकी वजह से उनका नीन इंटरेस्ट इतना ज़्यादा हुआ नहीं करता था इस फील्ड के अंदर। Ancient people also feel that the need of passing on the stories of the life and valor of the ancestor to the next generation। तो जो एंशियंट पीपल्स भी होते थे, जो हमारे एंसेस्टर्स भी होते थे, उनको भी लगता था कि हमारी जो कहानियाँ हैं, हमारे जो वेलर्स हैं, जो हमने कार्य किए हैं, वो आने वाली जनरेशन पढ़े, आने वाली जनरेशन हमारे बारे में जाने, ये उन्हें भी लगता था। इसीलिए वो कुछ ना कुछ आर्ट्स को प्रिजर्व करके रखते थे, और कैसे फॉर्म में प्रिजर्व करके रखते थे वो आगे हम स्टडी करने वाले हैं। Ancient communities all over the world use various means like cave painting, storytelling, singing songs and ballet etc. for this purpose। तो जैसा कि
मैंने अभी कहा कि वो जो अपने हिस्टोरिकल नैरेटिव्स है वो किस फॉर्म में प्रिजर्व करके रखते थे, इन द फॉर्म ऑफ केव पेंटिंग। भीमबेटका मध्य प्रदेश का सबसे फेमस केव है, केव पेंटिंग के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है भीमबेटका। तो केव पेंटिंग से आपको पता चलता है कि पहले के हमारे एंसेस्टर्स थे जो हंटर्स थे, वो गैदरर्स थे, किस टाइप के क्लोथ सारे पहनते थे, वो क्या किस तरीके से जनरेशन टू जनरेशन यू कैन से किंगडम पास हुई है, थ्रोन्स पास हुए हैं, वो सारी चीज़ें हमें पता चलती हैं। स्टोरी टेलिंग, हमारे नानी या हमारे जो दादा पर दादा होते हैं, दे टेल्स अस द स्टोरी अबाउट डिफरेंट काइंड्स ऑफ द किंग। तो ये सारी चीज़ें जो स्टोरी टेलिंग के माध्यम से आगे आती रहती है। सिंगिंग सॉन्ग्स एंड बैलेड्स, पोवाड़ास आपने सुना होगा, छत्रपति शिवाजी महाराज, पोवाड़ा के माध्यम से उनकी स्टोरी बताई जाती है। सो देर आर द वेरियस फॉर्म्स, बहुत सारे अलग अलग मीडियम है जिसके थ्रू हम अपने एंसेस्टर की हिस्ट्री को दोहराते हैं, हम अपने एंसेस्टर की हिस्ट्री के बारे में स्टडी कर सकते हैं। क्योंकि पहले हमारे जैसे DSLR कैमराज नहीं होते थे, वीडियो रिकॉर्डर्स नहीं होता था, जिसकी वजह से हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते थे हिस्ट्री को। ओके, दिस ट्रेडिशन मीन्स आर लुक्ड अपॉन एज ए सोर्स ऑफ हिस्ट्री इन द मॉडर्न हिस्टोग्राफी। और इसी तरीके से ये जो सारी चीज़ें होती हैं, जैसे स्टोरी टेलिंग हो गई, आपकी आपकी केव पेंटिंग हो गई, इसी को हम ऑथेंटिकेट डॉक्यूमेंट मानते हैं मॉडर्न हिस्टोग्राफी में। क्योंकि हमें नहीं पता ना कि किस टाइप के अशोक सम्राट दिखते थे, अशोक सम्राट कैसे दिखते थे, या हुमायूं कैसे दिखते थे, बाबर कैसे दिखते थे, हमें नहीं पता है। तो हम यही सारे डॉक्यूमेंट्स पर ही रिलाई कर सकते हैं। ओके, गुड। नाउ वी आर गोइंग टू सी, इससे पहले मॉडर्न हिस्टोग्राफी शुरू करने से पहले हम सबसे पहले देखेंगे आपके डू यू नो। ये कंसेप्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसको स्किप कर देते हैं, बट दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यू नीड टू रिमेंबर। तो मैं सबसे पहले आपको इस फिगर को बहुत अच्छी तरीके से दिखाना चाहता हूँ। तो आप इस फिगर के अंदर आपको क्या दिख रहा है, बेसिकली आप समझने की कोशिश करो। तो इस फिगर के अंदर आपको ये दिख रहा होगा कि यहाँ पर जो है एक चीफ है, मतलब हेड है, सोल्जर का जो हेड है वो जो है सामने से खड़ा हुआ है, और इसके पीछे एक सोल्जर की आर्मी खड़ी हुई है जिसके हाथ में बहुत सारी यू कैन से बोज हैं, बहुत सारे यू कैन से उनके पास शील्ड्स है, उन्होंने अपने हाथ में लिया हुआ है। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि वो कहीं ना कहीं किसी वॉर पे जा रहे हैं। अब कौन से वॉर पे जा रहे हैं, कहाँ की इंस्क्रिप्शन है ये, कहाँ से हमें मिला है, ये सारी चीज़ों के बारे में हम स्टडी करेंगे अभी। सो नेक्स्ट सी नाउ द अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शन इन द लोवर म्यूजियम। अभी अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शन मतलब क्या, बहुत ही पुराना इंस्क्रिप्शन है ये, जो कि कहाँ पर है आपके लोवर म्यूजियम में। लोवर म्यूजियम बोले या लोव म्यूजियम बोले, ये फ्रांस में आपका सिचुएटेड, बहुत ही फेमस म्यूजियम है फ्रांस का। ओके, द अबव पिक्चर शोज अ फ्रैगमेंट ऑफ द अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शन। या जो ऊपर की आपको पिक्चर दिखाती है वो किसके बारे में दिखा रही है, आपको अर्लीस्ट सिविलाइजेशन के बारे में दिखा रही है। अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शन को शो करती है कि हाँ ये किस टाइम से बिलोंग करती है, मतलब ये रिसेंट का तो नहीं लगता है, क्योंकि जिस तरीके से उनके क्लोथिंग है, जिस तरीके से उनकी यू कैन से वेपन्स है, इससे हमें ये साफ पता चलता है कि ये मॉडर्न पीरियड का नहीं है। नेक्स्ट, अ फॉरवर्ड मार्चिंग फाइल ऑफ सोल्जर होल्डिंग शील्ड्स एंड स्पीयर इज सीन हियर। या जैसे कि आप देख सकते हो पिक्चर के अंदर, आसानी से देख सकते हो कि किस तरीके से सोल्जर्स के हाथ में जो है वो शील्ड्स हैं, किस तरीके से उनके हाथ में स्पीयर्स हैं, मतलब भाले हैं उनके हाथ में। तो इस तरीके से आपको दिख सकता है, और वो मार्च कर रहे हैं, मार्च कर रहे हैं मतलब आगे की तरफ वो बढ़ रहे हैं। ओके, नेक्स्ट, द जर्नल इज इन द फ्रंट। जैसा कि आप इस पिक्चर के अंदर आसानी से देख सकते हो कि जर्नल कहाँ पर है, उनके फ्रंट के अंदर उनका जर्नल खड़ा हुआ है, जो हेड है उसका। The tradition of recording historical event can be traced back to the Sumer civilization in Mesopotamia। अब ये जो आपकी रिकॉर्डिंग है, जो हिस्ट्री की जो रिकॉर्डिंग है, वो आप कहाँ पर ट्रेस कर सकते हो, समर सिविलाइजेशन। ट्रेस का मतलब क्या, मतलब जो हिस्टोग्राफी की यू कैन से इंस्क्रिप्शन लिखने की जो परंपरा है, वो समेर सिविलाइजेशन जो मेसोपोटामिया, इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड। हड़प्पा सिविलाइजेशन, चाइनीज सिविलाइजेशन, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, ग्रीक सिविलाइजेशन, दिस आर द सम ऑफ द वर्ल्ड मोस्ट एंशिएंट सिविलाइजेशन। तो उसमें से सबसे पुराना जो सिविलाइजेशन है वो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन है। तो इसकी हिस्ट्री को रिकॉर्ड करने की जो परंपरा है वो मेसोपोटामिया से ही चली आ रही है। नेक्स्ट, नेम ऑफ द समेरियन किंग्स एंड द स्टोरीज ऑफ बैटल्स फॉट बाय देम हैव बीन प्रिजर्व इन द वेरियस इंस्क्रिप्शन। या तो उस टाइम जो समेर के राजा होते थे, बहुत सारे राजा महाराजा थे, उन्होंने जो बैटल्स फॉट किए थे वो सारे बैटल्स को प्रिजर्व करके आज भी रखा गया है इंस्क्रिप्शन के फॉर्म में, और आज भी वहाँ पर म्यूजियम्स में वो सारी चीज़ स्टोर है। द अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शंस अबव shown above dates back to 4500 BCE, before Christian era, before Christ era या before Christian era। तो 4500 साल पुराना है ये डॉक्यूमेंट, BC इतना पुराना ये इंस्ट्रूमेंट, मतलब आपको इंस्क्रिप्शन ये देखने को मिल रहा है, जो ऊपर का ये इंस्क्रिप्शन है बहुत ही पुराना इंस्क्रिप्शन है ये। ओके, इट रिकॉर्ड्स अ बैटल फॉट बिटवीन टू किंगडम, इट इज़ नाउ डिस्प्लेड एट द लोवर म्यूजियम इन फ्रांस। जैसे कि मैंने बताया था कि इस इंस्क्रिप्शन से आपको पता चल रहा है कि यहाँ पर बैटल फील्ड में ये सारे सैनिक उतरे हुए हैं और ये लड़ाई लड़ने के लिए गए थे। तो ये जो इंस्क्रिप्शन है बेसिकली आज आपके लोवर म्यूजियम के अंदर स्टोर्ड है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले टॉपिक के अंदर हम डिस्कस करेंगे मॉडर्न हिस्टोग्राफी की, हाउ डज द मॉडर्न हिस्टोग्राफी बिगिन, क्या क्या मॉडर्न हिस्टोग्राफी के अंदर होता है, ये सारी चीज़ों को हम स्टडी करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।